बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का आगाज़ कर चुके हैं और डेफिनेशंस कंप्लीट करने के बाद आज हम एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज का आगाज़ करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640। इस नंबर पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप तक मेरे नोट्स कैसे पहुँच सकते हैं। राइट, तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं ये ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ना, इन क्वेश्चंस को हम नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाँ, अलबत्ता मैट्रिक की क्लास के लिए जो है ये आप कह सकते हैं कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी हैं। ये देखें, ए मैट्रिक्स दिया गया है, आपको बी दिया गया है, आपने ए प्लस बी निकालना है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल होती है? अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। नोट नंबर 1, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस is possible. Addition of two matrices A and B is possible if both matrices have same order. Matrices have same order, यानी जितनी रोज पहले मैट्रिक्स की हैं 1 2 3 रोज, उतनी ही रोज दूसरे मैट्रिक्स की होनी चाहिए। जितनी कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के हैं उतने ही कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के होने चाहिए। तो फिर जो है उनकी जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। नोट नंबर 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। ये अब देखें ज़रा, जब आपने a प्लस बी निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस बी। यहाँ पे मैट्रिक्स a b लिख के तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में। ये प्रोसेस आप लोग जानते हैं। माइनस करना है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। 2a प्लस 3b से मुराद क्या है? 2a प्लस 3b। हम करेंगे 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फिर अगले स्टेप में जो है इनको ऐड कर लेंगे। सो सिंपल, सो इजी। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कब पॉसिबल होती है? इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। जब भी आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो वैसे तो सर के स्पेलिंग क्या होते हैं? SIR, सर। लेकिन मैट्रिसेस में आपने CR, सर जो है वो याद रखना है। C से मुराद कॉलम्स, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद अगर दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहां पे फिर फिक्रा लिखेंगे, A and B are said to be A, B, the matrices A, B are said to be confirmable for multiplication AB. For multiplication AB। अब देखिए, पहले A है ना, तो A के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए।
if the number of columns of A, number of columns of A are equal to the number of rows of B, यानी पहले कॉलम की तादाद अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होगी तो फिर जो है दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज उनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम, और इसकी रोज कितनी है, 3 रोज हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम, और इसकी जो है 3 रोज 2 कॉलम्स। तो 3,2 पहले 3 रोज, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, 2 रोज 3 कॉलम्स, और ये 3 रोज 2 कॉलम। तो ये देखें 2,3 पहले का ऑर्डर, दूसरे का ऑर्डर क्या है 3,2। ये मिल रहा है ना, ये एक जैसी चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगी। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। यानी अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर AIJ MN है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर NP है, तो AB का ऑर्डर किसके बराबर होगा, AB का ऑर्डर होगा MN NP, दरमियान में N कॉमन है, खत्म, फिनिश, खलास। तो AB का ऑर्डर किसके बराबर आ गया, MP के बराबर आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह ताला जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स होगा। ये देखें, जब आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 × 2 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 1 को -2 से तो -2 आ गया। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 × -4 -4, 2 × 5 योर आंसर इज 10, 1 × 2 योर आंसर इज 2। फिर दूसरी रो को पकड़ें, 4 2s are 8, फिर ये 0 आ गया, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are -16, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर 4। तो ये देखिए आपके पास जो नया मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर 2/2 है। 2 2 से फिशूं, 10 और 2 12, 12 में से 4 निकाले बाकी रह गए 8, 8 में से 4 निकाले बाकी रह गए 4, -16 में से 4 निकाले आंसर आ गया -12। तो ये देखें 2 रोज 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। राइट राइट। अब अगला राइट। अब ये देखें, ये पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं ऐसा मुमकिन भी है या नहीं। इसकी कितनी है, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। अब 3 दरमियान में से ख़त्म, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1,3, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रोज और 1 कॉलम, दरमियान में से 3 खत्म, 1 रो 1 कॉलम, यानी जस्ट एक एलिमेंट इसका आंसर आएगा। राइट, ये इस तरह का करके बस यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यू कैन डू। अब ये देखिए, ये जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप 2 दफ़ा, ऐसा नहीं करना कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 2 4 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 4 -3 के साथ। राइट राइट। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इससे ज़रब देंगे तो A³ निकल आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपकी अप्रोच के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर ये आ चुका हुआ है।
तो चूंकि ये पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कहेंगे कि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जरा देखें। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। इन दोनों की प्रोडक्ट, कहता है इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, इस जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगी अगर थीटा और 5 का डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे, उस प्रोडक्ट को जीरो के बराबर रख देंगे, जीरो मैट्रिक्स के बराबर रख देंगे और साबित कर देंगे कि थीटा माइनस 5 का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये रिजल्ट हमने साबित करना है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इस चीज़ को मैं दोबारा जब क्वेश्चन को मैं हल कर लूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा जो है ये रोशनी डालूँगा और इस चीज़ को डिटेल के साथ जो है मैं आगे चल के इसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, पहला टारगेट तो ये है कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका, इधर से लेंगे पहली रो और इधर से लेंगे पहला कॉलम और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोग जानते हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, उसके बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आ गया। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ फाई साइन ऑफ फाई और फिर कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से मैंने दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, व्हाट इज कॉमन। ये कॉस थीटा कॉस फाई, इधर भी जो है कॉस थीटा कॉस फाई है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन। ब्रैकेट के अंदर रह गया कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस ये कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन चला गया तो इधर रह गया साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद। अब यहां से क्या कॉमन आए, पहले चलो यहां से कॉमन ले लेते हैं। यहां से कॉस फाई और साइन थीटा कॉमन आएगा, कॉस ऑफ फाई को कॉमन लिया मैंने और साइन थीटा को कॉमन लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, अब देखिए कॉस फाई तो कॉमन निकल गया ना, साइन फाई भी कॉमन निकल गया, यहां पे बच गया कॉस थीटा कॉस फाई। ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये साइन थीटा बाहर चला गया है, एक साइन थीटा अंदर रह गया और कॉस फाई, तो इसके अंदर रह गया साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। राइट राइट। उसके बाद आप इस तरफ आए, यहां से आपको कॉमन नजर आएगा कॉस थीटा और कॉस फाई कॉमन आएगा। एक तो कॉस थीटा कॉमन आएगा, कॉस थीटा, और दूसरा साइन फाई कॉमन आएगा। यहां से जो स्क्वायर वाली रकमें ना वही कॉमन आएंगी। ठीक है, यहां पर आ गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। राइट राइट। और यहां से क्या कॉमन आया, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन फाई। ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। ब्रैकेट क्लोज, ये कर दी मैंने ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई हर एक के अंदर है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को फिर हम आगे मजीद कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए, पहले तो ये लिखें कि एज वी नो दैट, एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस थीटा कॉस फाई
कलर चेंज कर देता हूं मैं, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई बराबर होगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है, तो ये फिर कॉस थीटा माइनस फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, ये फिर a इंटू बी ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई, और ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये किसके बराबर आ गई, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, राइट। इधर आ गया कॉस थीटा साइन फाई कॉमन, कॉस थीटा साइन फाई, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। इधर आ गया कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ गया ये कॉस थीटा माइनस फाई का फार्मूला, और इधर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ये तो थी प्रोडक्ट ए बी की। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी, तो वो हमने निकाल ली। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर कब हो सकता है, इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये देखें, ये नल मैट्रिक्स के बराबर तब ही आएगा ना अगर ये कॉस थीटा माइनस फाई जो है, ये वाली जो चीज है, ये वाली जीरो के बराबर हो, ये भी जीरो के बराबर, ठीक है ना। अगर ये जीरो के बराबर होगी तो फिर ही ये मैट्रिक्स जीरो के बराबर आएगा ना। इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जीरो, ये जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जीरो। तो ये a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा अगर cos थीटा माइनस फाई जीरो के बराबर हो, इज इक्वल टू दिस इफ cos ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो। अब cos जीरो कब होता है, आइए देखते हैं cos जीरो कब होता है। cos जीरो बराबर होता है cos पाई बाई टू जीरो के बराबर, cos 3 पाई बाई टू ये भी जीरो के बराबर, cos 5 पाई बाई टू ये भी जीरो के बराबर, cos 7 पाई बाई टू ये भी जीरो के बराबर, सो ऑन चलते जाओ। तो ये देखें, ये 1 इंटू पाई बाई टू, 3 इंटू पाई बाई टू, 5 इंटू पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू के साथ जो आ रहा है 5, ये देखें ये ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो ये सारे अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होंगे तो कॉस का आंसर जीरो के बराबर आता है, एंड सो ऑन कॉस ऑफ 2n+1 पाई बाई टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा माइनस फाई, ये जो एंगल है थीटा माइनस फाई, ये किसके बराबर होगा, थीटा माइनस फाई बराबर होना चाहिए प्लस माइनस पाई बाई टू, तो भी आंसर जीरो आएगा, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा माइनस फाई का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के बराबर होगा। तो मैट्रिक्स ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो सिफर के इक्वल आएगी। दिस इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इफ थीटा माइनस फाई differ by an odd
मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यही तो आपने साबित करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आपका कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8 है, उसके कुछ कंसेप्ट जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर, 2 लाइनें हैं, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन λ1 λ2 λ3 हैं और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस μ1 μ2 μ3 हैं। तो आपने साबित करना है कि प्रूव दैट ये वाली जो प्रोडक्ट है इन दो मैट्रिसेस की, ये 0 के बराबर होगी इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? अगर कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा बनाती है, तो उनके कॉस ले लें तो वो क्या बन जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ये डेफिनेशन डायरेक्शन कोसाइंस की अगर आप देखना चाहें, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं भाई? इफ ए लाइन L makes an angle alpha beta gamma with x axis, y axis, z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines. Direction cosines of a line. बस हम फ़र्ज़ किया कि ये देखें, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि ये एक लाइन है इस तरह। ये लाइन जो है, अब ये देखें ज़रा, पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ये x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी, इसका नाम अल्फ़ा रख दिया। y एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रही है और z एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो इन एंगल्स के नाम रख लिए हमने अल्फ़ा बीटा गैमा, इनका कॉस ले लिया तो वो बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस को हम यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं, L इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा, M इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, N इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ गैमा। और इनको स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास 2 लाइंस हों, एक लाइन L1 है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर हैं L1 M1 N1, और दूसरी लाइन L2 है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हों L2 M2 N2, और लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो फिर क्या होता है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये वो रिज़ल्ट हैं जो कि आप जब कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पूरी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ये कॉस के साथ क्यों आता है, यहाँ पे साइन क्यों नहीं आता, टेंजेंट क्यों नहीं आता, सीकेंट क्यों नहीं आता। इसका जवाब मैं आपको वहाँ पे दूंगा। जो रिज़ल्ट आपने याद रखना है वो ये है कि अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब ये देखें, अब दोबारा इस स्टेटमेंट की तरफ आएँ, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर, ये 2 लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। और ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों, इसका मतलब ये हुआ कि इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट यानी λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये 2 मैट्रिसेस पकड़े, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना प्रोसेस बहुत लेंथी है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट जो है वो लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं करता तो पूरा जो है लेक्चर आज इसकी मल्टीप्लिकेशन में ही निकल जाना था। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन निकलता है, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, λ1
μ1 कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, λ1 μ1, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, राइट। और यहां से देखें ये स्क्वायर क्या है, λ1 के स्क्वायर ऊपर है और μ2 के ऊपर है, तो क्या कॉमन निकलेगा, λ1 μ2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया λ1 λ2 μ1, ओहो λ1 μ1, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। यहां से क्या कॉमन आएगा, λ1 और μ3 कॉमन आएगा, λ1 μ3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर फिर आ गया λ1 λ2, ओ नो नो नो, λ1 μ1 जेंटलमैन, λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3, ठीक 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 ठीक। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे, μ1 और λ2 कॉमन आएगा, μ1 λ2, ब्रैकेट के अंदर वही चीज आएगी, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2, λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, यहीं से भी कॉमन ना ले लो ताकि लिखने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, μ1 और λ3 कॉमन, μ1 λ3 को कॉमन लिया, अंदर आ गया λ1 μ1 λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। ये म्यू लिखने का तरीका पता क्या है, ये यू लिखते हैं ना आप ऐसे करके यू, तो इसकी ये शाखें दो निकाल दें तो ये क्या बन जाता है, म्यू बन जाता है, और लैम्डा ऐसे थोड़ा टेढ़ा लिख के ये लाइन लगा दें तो लैम्डा बन जाएगा। ठीक हो गया भाई साहब, यहाँ पे लगा दी मैंने ब्रैकेट, ओके ओके। अब इसकी बारी है, यहाँ से λ2 μ2 कॉमन आएगा, λ2 μ2 इज कॉमन, ब्रैकेट के अंदर फिर आएगा λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3, ठीक 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 ठीक। और यहां से क्या कॉमन आएगा, μ2 λ3 μ2 λ3, ब्रैकेट के अंदर फिर क्या आया, λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3, ठीक 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 ठीक। यहां से क्या कॉमन आएगा, λ2 μ3 λ2 μ3 कॉमन, और यहां से क्या आएगा, λ3 μ3 λ3 μ3, ब्रैकेट के अंदर λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, यहां पर भी आ जाएगा λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3, ठीक 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 ठीक। अब आप देखें कि ये मैट्रिक्स जो है ये नल के बराबर कैसे हो सकता है, ये चीज हर एक में आ रही है ना, ये इसमें भी है, इसमें भी है, λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3 हर एक के अंदर है, ठीक है। तो फिर इसको हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, जीरो मैट्रिक्स, सिफर 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 सिफर, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये जीरो के बराबर कब होगा, अगर ये वाली चीज जो है ये जीरो के बराबर आ जाए, ये वाली चीज ये हर एक में है ना, अगर इसको मैं जीरो के बराबर पुट कर दूंगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद अगर ये जीरो के बराबर होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। इफ ये तब मुमकिन है अगर λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 जीरो के बराबर हो। तो अगर ये जीरो के बराबर हो, यानी इसका मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का सम अगर जीरो के बराबर हो तो लाइनें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो दैट इज ओनली पॉसिबल, दैट मीन प्रोडक्ट of matrices is zero, matrices is zero if
लाइंस और परपेंडिकुलर, यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।